अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों की कुछ डिस्कशन हुई थी अबाउट फ्लटर एंड डार्ट। तो अभी ये है कि कुछ हम डार्ट से रिलेटेड चीजें देखेंगे और कुछ हम जो है वो फ्लटर रिलेटेड चीजें देख रहे होंगे। तो डार्ट से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि हम जो टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे उस टूल का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। यार ये पंखे ना ऑफ कर रहे हो, इस तरह का आवाज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ये वाला भी और ये वाला भी। अच्छा, डार्ट के लिए मैं आपसे कह ये रहा था कि डार्ट के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे जनाब विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड में डार्ट इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। पहली तो बात ये है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपने दूसरा काम ही करना है कि यहां से जाएंगे आप एक्सटेंशन में और यहां से डार्ट सर्च करके ये डार्ट आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेक श्योर कि ये इनेबल हो। बाकी आप बड़े आराम से डार्ट का कोड अब इसमें लिख सकते हैं। आपने करना ये है कि कहीं भी आप एक फोल्डर बना लें। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैंने रख दिया माई डार्ट कोड। सही है। और फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड में आकर यहां से करेंगे ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप से ये माई डार्ट कोड या जो भी फोल्डर बनाया उसको ओपन कर लें। तो ये फोल्डर को ओपन कर लेगा। फिर ये जो फोल्डर है इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ राइट साइड पे प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश। तो यहां से मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने पहली फाइल बना रही तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ फर्स्ट डॉट डार्ट। तो एक्सटेंशन डार्ट होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं डॉट करके। सही है। ये फर्स्ट डॉट डार्ट आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट डॉट डार्ट के अंदर मैं कोई भी कोड लिखता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा वाइड मेन, और वाइड मेन के अंदर मैंने कुछ प्रिंट करवा दिया। मिसाल के तौर पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूं वेलकम टू डार्ट। सही है। और ये मैंने लगा दिया सेमीकोलन। सही है। अब इसको रन करना है। तो इसको रन करने का तरीका ये है कि हम यहां से जाएंगे रन के ऊपर और उसके बाद क्लिक कर देंगे रन विदाउट डिबगिंग, या कंट्रोल F5 भी कर सकते हैं आप। तो रन विदाउट डिबगिंग करेंगे ना तो ये करेगा ये कि फौरन ही एक फाइल यहां ऐड कर देगा लॉन्च डॉट जेसॉन के नाम से। आपने इसके अंदर जो है ना एक एट्रीब्यूट का इजाफा करना है। बस यहां पे लिखना है प्रोग्राम, और यहाँ पे जो आपकी फाइल का नाम है ना फर्स्ट डॉट डार्ट, बस उसका नाम लिख दें, इसको सेव कर दें और दोबारा से जाके आप रन विदाउट डिबगिंग करेंगे तो इसका आउटपुट आपको यहाँ कंसोल पे नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ भाई, ये तो विजुअल स्टूडियो ने खुद ही किया, हमने कुछ भी नहीं किया। टर्मिनल पे भी कर सकते हैं, एसडीके डाउनलोड करके टर्मिनल पे कर लें, वो आपके लिए ज्यादा। इसमें बस आपने जो जो फाइल विजुअल स्टूडियो कोड ने ऐड करी है ना उसमें सिर्फ ये एट्रीब्यूट बढ़ाना है प्रोग्राम, और उसके आगे जो भी फाइल का नाम है जैसे फर्स्ट डॉट डार्ट है तो मैंने यहाँ फर्स्ट डॉट डार्ट लिख दिया। अब ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस फाइल को जितनी दफा रन करेंगे ना ये रन हो जाएगी और इसका आउटपुट आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप ये भी इस तरीके से भी इसका आउटपुट यहां पर चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? देखें, दोबारा से बता रहा हूं, विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास ओपन नहीं है। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है मेरे पास ना, बिल्कुल नए सिरे से मैं ओपन कर रहा हूं। तो मैं यहां से फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर को ओपन करूंगा।
सही है, माई डाट कोड ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये फाइल मैंने बनाई है, इसको मैं सिंपली यहां से जाके रन विदाउट डिबगिंग कर दूंगा, तो ये इसका आउटपुट मुझे यहाँ डिबग कंसोल के ऊपर दिखा देगा, वेलकम टू डाट। ठीक है, पहली दफा करेंगे तो ये खुद ही ये फाइल क्रिएट करेगा, उसमें ये वाला एट्रीब्यूट बढ़ाना है, सिर्फ प्रोग्राम का एट्रीब्यूट बढ़ाना है। मेक श्योर के यहाँ एक कॉमा लगा दें, प्रोग्राम का एट्रीब्यूट बढ़ाएं और फाइल का नाम यहाँ पे लिख दें, तो ये फाइल आपकी रन हो जाएगी भाई। सही है, तो इस तरीके से आप डाट का कोड बड़ी इजीली रन कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बुक है, जो हम फॉलो कर रहे होंगे डाट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बेसिकली dart.dev जो है ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के ऊपर जनाब अगर मैं यहाँ डॉक्स पे चला जाता हूँ तो ये है लैंग्वेज टूर। सही है। अच्छा, अगर आप यहाँ लैब में भी ना अगर ऑनलाइन क्लास से कनेक्ट हो जाए तो आपके साथ में स्क्रीन शेयर हो जाएगी, तो जरा क्लियर नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, वाईफाई नहीं, आप पीसी से कनेक्ट हो तो ये यूजर नेम पासवर्ड लिखें, आपका पीसी कनेक्ट हो जाए। बाकी अगर पीसी नजर आ रहा है, ये स्क्रीन नजर आ रही है तो ठीक है, मोबाइल से भी आप चाहें तो कनेक्ट हो जाएं, स्क्रीन नजर आ जाएगी आपको क्लियर। तो लास्ट टाइम डाट रिलेटेड हमने कुछ वेरिएबल रिलेटेड और कंट्रोल फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देखी थी। इफ एल्स मैंने आपको बताया था, ठीक है, और फॉर के लूप का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। फॉर का लूप बताया था? नहीं बताया था। इफ एल्स तो बता दिया था ना। तो देखिए बेसिकली कंट्रोल फ्लो लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो मैंने सिर्फ आपको इफ एल्स स्टेटमेंट हल्की फुल्की सी बताई थी। अब डार्ट के अंदर जो है वो असल जो काम हमें करना है वो विद रिस्पेक्ट टू फ्लटर करना है। तो आप डिफरेंट किस्म के टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहां पर चाहूं तो अगर मैं जैसे यहाँ फॉर का एक लूप लगाता हूं और मैंने कहा जनाब वेरिएबल i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने करा ये कि कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, मैंने प्रिंट करवा दिया। सपोज मैंने यहाँ पर स्टैरिक प्रिंट करवा दिया, तो ये स्टैरिक कितनी दफा प्रिंट होगा भाई? हाँ जी, 9 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर लेस देन इक्वल टू 10 कर दूं, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक वेरिएबल है जो कि 1 से शुरू हो रहा है 10 तक जा रहा है। आप चाहें तो इस वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं। तो कैसे रन करना है, इसको रन करेंगे ऐसे तो जनाब इसका आउटपुट आपको नीचे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले तो वेलकम टू डार्ट नजर आ रहा है, उसके बाद जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको यहाँ पर आउटपुट नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो चीज समझने वाली है, जो फ्लटर में हमें ज्यादा देखनी है, क्योंकि फॉर का लूप यकीनी तौर पे थोड़ा बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं या मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो चीज समझने वाली है वो है, कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो यही फंक्शन है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहां से हमारे प्रोग्राम की एंट्री होती है, यहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है।
तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर एक और फंक्शन बना सकता हूं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया मिसाल के तौर पे प्रिंट, और प्रिंट कैरेक्टर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, सही है। और इस फंक्शन के अंदर करता क्या हूं मैं कि इसमें कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाता हूं। सपोज मैं स्टैटिक प्रिंट करवाता हूं, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट करवा देगा, क्या स्टैटिक प्रिंट करवा देगा। अब देखिए मैंने कोड लिखा है लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, सिर्फ वेलकम टू डार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा? एग्जैक्टली यानी ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ये कोड एग्जीक्यूट कब होगा? कहां कॉल करेंगे इसको? आपको मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज मेन में होगी वही चलेगी। तो जनाब मैंने ये प्रिंट कैरेक्टर यहां पे कर दिया। अब अगर आप कोड को सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं तो आउटपुट पे आपको नजर आएगा बेसिकली ये जो 10 टाइम्स स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, ये इस तरीके से आपको आउटपुट दिखा रहा है। इसका मतलब है 10 स्टैटिक प्रिंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब इसका फायदा ये होता है कि आप इस प्रिंट कैरेक्टर को बार बार कॉल कर सकते हैं। 2 दफा मैंने कॉल किया तो ये अब 20 स्टैटिक यहां पर प्रिंट हो रहे हैं। तो बेसिकली जो समझने वाली चीज है कि ये कहलाता है फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, सही है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज सम कोड दैट इज रीयूजेबल, सही है। अब इसको बार बार कोड सेगमेंट है, ये कुछ लाइन ऑफ कोड है जिसको आप बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टैटिक यहां प्रिंट हो रहा है, सही है ना, तो इस स्टैटिक को प्रिंट करवाने के बजाय अगर मैं यहां पर करूं ये कि ऐसे करके एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं कैरेक्टर के नाम से और उस कैरेक्टर में स्टैटिक रख देता हूं और यहां पे CHR लिख देता हूं, तो अभी भी क्या प्रिंट होगा? अभी भी स्टैटिक ही प्रिंट होगा। यानी आप आउटपुट अगर चेक करेंगे तो नजर आपको ये आएगा कि स्टैटिक ही प्रिंट हो रहा है, और 29 एक दफा ये हो गया, 19 टाइम्स ये हो गया। लेकिन मैंने ये काम इसलिए किया है कि ये इस तरह जो वेरिएबल बना के मैं यहाँ लिख सकता हूं, तो मैं ये करना ये चाह रहा हूं कि ये जो वेरिएबल है ये मैं इस मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर रख देता हूं। तो अब ये कहलाता है इस फंक्शन का पैरामीटर। यानी ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अंदर ये समझें कि ये जो वॉइड है ये कहलाती है जनाब रिटर्न टाइप, सही है। फंक्शन रिटर्न टाइप। वॉइड क्या है? फंक्शन रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रिंट कैरेक्टर फंक्शन का नाम है। ये जो वेरिएबल CHR मैंने लिखा है ना, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। CHR क्या है? CHR को हम कहेंगे इस पैरामीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक पैरामीटर यहां पास हो रहा है। अब उससे होगा क्या कि जब आप प्रिंट कैरेक्टर को मेन से कॉल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आर्गुमेंट यहां पास होता है। आर्गुमेंट जब कॉल कर रहे होते हैं तो पास होता है, मेथड के अंदर वो पैरामीटर होता है, सही है। अब जैसे मैं यहां पर जो है मिसाल के तौर पे स्टैटिक पास कर देता हूं तो ये स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट टाइम यहां पर मैं @ पास कर देता हूं तो अब ये 10 स्टैटिक प्रिंट करेगा और 10 क्या प्रिंट करेगा? 10 @ के साइन प्रिंट कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सन्नाटा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब देखें यहां पर मैंने लूप जो है वो 1 से लेके 10 तक लगाया हुआ है। तो मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं यहां पर एक और वेरिएबल लिख दूं काउंट के नाम से।
और काउंट में 10 रख दूं और यहां पे 10 के बजाय काउंट लिख दूं, सही है। तो अभी भी वही काम होगा जो हो रहा था, यानी कि 10 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, स्टैरिक, और 10 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, @, सही है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं कि अब इसके अंदर पैरामीटर का इजाफा कर देता हूं, यानी ये काउंट भी एज अ पैरामीटर ले लेता हूं इस फंक्शन में, सही है। तो अब क्या होगा कि यहां पर जो है वो अब आप ऐसे करके काउंट पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो अब स्टैरिक कितनी दफा प्रिंट होगा, स्टैरिक 10 दफा प्रिंट होगा, जबकि @ कितनी दफा प्रिंट होगा, 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो इस कोड को अगर मैं सेव करता हूं और डिबगिंग करता हूं तो आप देखेंगे कि 10 टाइम्स स्टैरिक प्रिंट हो रहा है और 5 टाइम्स @ प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अब इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फ्लटर में हमें यूज करनी पड़ेगी और जो जिसकी वजह से मैं एग्जांपल आपको ये समझा रहा हूं, वो ये है, देखें कि जब कोई पैरामीटर होते हैं ना तो फ्लटर टाइप सेफ लैंग्वेज, डार्ट जो है वो टाइप सेफ लैंग्वेज है, टाइप लाजमी होती है। यानी यहां पे लिखा तो VAR है लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, और यहां लिखा तो VAR है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब अगर मैं यहां 10 के बजाय मिसाल के तौर पे यहां पे मैं पास कर देता हूं ABC, तो अब ये ABC जो है मैं पास करने जा रहा हूं किसमें, इंटीजर में। अब ये कंफ्यूज हो रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है। ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने बनाया है कोड, कौन सा कोड, ये वाला कोड, इस कोड के हिसाब से इसको होना चाहिए इंटीजर, और आप भिजवा क्या रहे हैं, स्ट्रिंग। तो गड़बड़ है, इसकी समझ नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये क्या यहां पर आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। तो आप यहां पे क्या भिजवा सकते हैं, इंटीजर ही भिजवा सकते हैं, सही है। आप ये भी नहीं कर सकते कि पहले आप स्टैरिक भिजवा दें और बाद पहले 10 भिजवा दें उसके बाद स्टैरिक भिजवा दें, अभी भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है, क्योंकि पहला जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है और दूसरा कौन सा है, इंटीजर है। तो अभी भी गड़बड़ हो जाएगी, अभी भी आप इस कोड को रन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी वो चीजें हैं जो जावा में भी होती हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर। लेकिन एक चीज नहीं होती जो मैं करने जा रहा हूं, वो कहलाती है कि जिसको हम कहते हैं नेम्ड पैरामीटर। वो क्या है जनाब कि अगर मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूं, कहां पर, मेथड के पैरामीटर्स में यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स अगर मैं लगा दूं, तो अब मैं ये कर सकता हूं कि प्रिंट कैरेक्टर को कॉल करते हुए, देखिए अब मैं इस तरह कर सकता हूं CHR, और CHR की वैल्यू पास कर दूं, सही है, और कॉमा काउंट, और काउंट की वैल्यू पास कर दूं। दिस इज नोन एज नेम्ड पैरामीटर। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि आप ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो पहले काउंट पास कर दें और उसके बाद कैरेक्टर पास कर दें, कोई एरर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे किया हमने ऐसे किया कि जो पैरामीटर है उनके साथ इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। ये डार्ट का फीचर है, और इस तरीके से डार्ट के अंदर क्या बनाए जाते हैं भाई, क्या बनाया हमने, नेम्ड पैरामीटर बना दिया हमने। यानी जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई है ये जावा में नहीं है, अभी नई वाले में आ गई है, पुराने वाले में नहीं थी। तो ये कहलाते हैं नेम्ड पैरामीटर, सही है। तो ये चीज फ्लटर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी कि जब हम फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे तो उनके नेम्ड पैरामीटर की वैल्यू और नाम लिख के उनके पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे होंगे, तो उससे आसानी होती है कि आपको जो है ना वो। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कैरेक्टर पास करता हूं और मैंने सिर्फ और सिर्फ किया ये कि CHR पास कर दिया,
अब देखें CHR मैंने पास कर दिया, काउंट पास नहीं किया, तो अभी क्या करेगा? हाँ जी, तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो यहां पर आपको पता ये चलेगा कि ये जो नंबर है यानी नंबर डेटा टाइप है, इसमें एक्चुअली नल पास हो गया, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो मेथड है आपका, इसमें आप ऐसे करके ना कोई वैल्यू लिख दें, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर। अब क्या होगा कि अगर आप इसको रन करेंगे क्या हुआ भाई? देखें ये आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट के अंदर क्या चीज समझ में आ रही है कि कैरेक्टर भी 5 है, यानी चले मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैरेक्टर हैश दे दिया, और जब इसको मैंने रन किया देखें 5 टाइम हैश प्रिंट हो गया। अब यहां मैंने काउंट तो पास किया नहीं, तो क्योंकि मैंने पास नहीं किया तो ये 5 बाय डिफॉल्ट इसमें स्टोर हो गया। तो इससे फायदा ये है कि आप कोई पैरामीटर पास अगर काउंट नहीं पास करेंगे तो क्या वैल्यू होगी? 5 होगी। अगर कर देंगे तो वो होगी जो आप करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने वैल्यू पास करी है तो वो वैल्यू पास होगी जो आपने पास करी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगी? वो वैल्यू रह जाएगी जो आपने यहां डिफॉल्ट रखी है। सही है जी? ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर? तो लिहाजा फंक्शंस इंपॉर्टेंट चीज है डार्ट के अंदर। ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का पैरामीटर है, और ये क्या है? दैट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। सही है? अब जैसे ये जो हमारा प्रिंट कैरेक्टर है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सही है? मैं एक और फंक्शन यहां बना लेता हूं। सपोज मैंने ऐड के नाम से एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करवा लिया, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैंने यहां से रिटर्न करवाया सम नाम का वेरिएबल, जो कि इसी मेथड के अंदर है, जो कर ये रहा है कि आई और जे को प्लस कर रहा है। अब देखें यहाँ एरर ये आ रहा है कि भाई ये यहां से हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, जबकि यहाँ रिटर्न टाइप में क्या लिखा हुआ है? वाइड। वाइड का मतलब होता है ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करवा रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंटीजर लिखेंगे। तो अब आप इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस फंक्शन को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाएं, सही है, और इस फंक्शन को कॉल करें, इसमें 2 वैल्यूज पास करें, तो ये क्या करेगा? उन दोनों का सम करके रिटर्न करेगा, और वो कहां आ जाएगा? इस वेरिएबल में। इसको फिर आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। तो क्या प्रिंट होगा भाई? 33। समझ में आ रही बात? सही है? तो लिहाजा ये क्या कहलाती है भाई? फंक्शन की, ये है फंक्शन की रिटर्न टाइप, ये है फंक्शन का नाम, ये है फंक्शन के पैरामीटर्स। सही है? अच्छा, ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट करना है तो फिर ये तरीकेकार होता है इसका। अच्छा, कोई लाइब्रेरी अगर मुझे बनी बनाई इंपोर्ट करनी है, जैसे मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो मैथ की लाइब्रेरी में इस तरीके से इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट डॉट कोलन मैथ। तो यानी आपने सिंपली अगर मैथ के फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप लिखेंगे इंपोर्ट
ये डार्ट आ गया। अब यहाँ पे डार्ट से रिलेटेड बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैथ की लाइब्रेरी मैंने डाउनलोड कर लिया। अब उससे होगा ये कि बहुत सारे फंक्शंस मुझे मिल जाएंगे जो कि इस लाइब्रेरी में मौजूद है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेन के ऊपर ना यहाँ रन और डिबग का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके भी ये रन हो जाएगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर है, डार्ट का नहीं है ये। सही है भाई? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? दोबारा क्या समझाऊं? यही वाला क्या क्या बता रहा था? कोडिंग कौन सी बता रहा था? अच्छा भाई, तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक कोड सेगमेंट होता है जो आप कॉल करते हैं और कॉल करके उस फंक्शन का आउटपुट आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने दोबारा से जो है वो फोल्डर को क्लोज कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करना ये जा रहा हूं कि दोबारा से देखें, मैंने एक और फोल्डर बना लिया यहाँ पे। सही है, ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। एक और फोल्डर बना लिया मैंने डेस्कटॉप पे, इसको मैं सेकंड डार्ट फोल्डर कह रहा हूं। सही है, फिर हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहां से जाएंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर सेकंड डार्ट फोल्डर। ये सेकंड डार्ट फोल्डर हमारे सामने ओपन हो गया। इसमें मैं नई फाइल ऐड कर सकता हूं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया डेमो डॉट डॉट। सही है, इसके अंदर फिर मैं अपना डार्ट का कोड लिखूंगा। डार्ट के कोड में ये होना लाजमी है भाई, वाइड मेन। फिर वाइड मेन के अंदर आप कोई कोड लिखेंगे, मिसाल के तौर पे प्रिंट वेलकम टू डार्ट, और ये मैंने यहाँ पर कोलन लगा दिया। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ से रन पे जाके रन विदाउट डिबगिंग कर दें, या कंट्रोल F5 कर दें। तो पहली दफा जब करेंगे ना, तो विजुअल स्टूडियो कोड एक नया फोल्डर ऐड करेगा VS कोड के नाम से। उसमें launch.json फाइल है। इसमें आपने एक पैरामीटर का इजाफा करना है, उसका नाम है प्रोग्राम, और उसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम लिख दें डेमो डॉट डॉट। सही है, उसके बाद अगर आप दोबारा से ये काम करेंगे ना, तो ये कोड आपका रन हो जाएगा और डीबग कंसोल के ऊपर आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। समझ में आ रही भाई बात? ठीक है, सही है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन की। मैंने आपको फंक्शंस रिलेटेड कुछ चीजें बताई जो कि डार्ट के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही होती हैं, कि हम फंक्शन जो है वो इस तरीके से बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप थोड़ा सा जो है ना वो डार्ट रिलेटेड, यानी अगर आप ये जो लैंग्वेज टूर है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ लिंक्स नजर आ रहे हैं, तो टाइप्स रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें नजर आ जाएंगी, बेसिक सिंटैक्स रिलेटेड चीजें नजर आ जाएंगी। फंक्शंस पे क्लिक कर दें तो फंक्शंस के हिसाब से आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आएंगे। तो मैं जरा फोकस करना चाह रहा हूँ फंक्शंस के ऊपर, क्योंकि फ्लटर में ज्यादातर हम फंक्शंस कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखें ये एक फंक्शन है डार्ट का। ये फंक्शन क्या करता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। ये बुलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है, आइदर ट्रू या फॉल्स।
देखें इस कोड को मैं कॉपी करके अपने कोड के अंदर पेस्ट कर रहा हूं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं इस कोड को कॉल करना चाहता हूं तो कैसे कॉल करूंगा? इस नोबल को कॉल करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, ये रेड लाइन हमें ये बता रही है कि बेसिकली क्या है, ये कंपाइल टाइम एरर है। यहाँ पे अभी कंपाइल किया नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड कंपाइलर एक चल रहा है, उसने बता दिया भाई कंपाइल टाइम एरर है, उसकी समझ नहीं आ रही अंडरस्कोर नोबल गेसेस क्या चीज है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो पहले से ही जो है वो एक ये एरे लिस्ट एक बना रखी है जो कि पिछली एग्जांपल्स में मौजूद होगी। और नहीं भी है तो हम खुद बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम करते ये हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेरिएबल, और नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? सारे मेरी तरह हो तुम लोग। हीलियम है, ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो ये हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। हीलियम है, ठीक है, और नियॉन है। अब ये मत पूछना भाई, मुझे नहीं पता कौन सी गैसेस को नोबल गैसेस कहा जाता है, बहुत जमाना हो गया, ठीक है। बस होती हैं कुछ गैसेस, लेकिन वो कंसर्न नहीं है हमारा। हमारा कंसर्न क्या है, हम जरा कुछ डार्ट का सिंटैक्स समझ रहे हैं। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर ऊपर बना रखा है, लिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बेसिकली 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, इस तरीके से। अब हमारा मेथड ये करता है कि ये चेक करता है कि अगर इस इंडेक्स पर नल नहीं है तो उसको रिटर्न कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं, मैंने कहा प्रिंट, और इस मेथड को मैंने कॉल किया इज नोबल, और यहां पे मैंने 1 भेज दिया। उसूलन होना ये चाहिए कि उसका जो नंबर है ना उसी के हिसाब से मैप हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिंटैक्स समझा रहा हूं। तो अभी 1 पे हमारे पास कोई वैल्यू है ना, 1 पे क्या है, तो ये क्या करेगा, ये मेथड ये करेगा कि 1 यहाँ पास हो रहा है, ये इस 1 पे चेक करेगा कि ये नल के इक्वल है या नहीं है। तो क्या ये नल के इक्वल है? नहीं है। तो फिर ये क्या रिटर्न कर देगा? इसने जो रिटर्न करना है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो क्योंकि हमारे पास 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू मौजूद है, लिहाजा इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अलबत्ता यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे 89, अब 89 हमारे पास कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो लिहाजा ये क्या करेगा भाई, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और क्योंकि इसने नल रिटर्न किया तो नल जो है वो बुलियन के अंदर आ नहीं रहा है, लिहाजा एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बेसिकली 89 यहाँ पे इसको मिला नहीं, और बल्कि हुआ ये कि 89 इंडेक्स को जब इसने एक्सेस करने की कोशिश की तो वही इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, तो वो कोड ही ब्रेक हो गया हमारा।
तो आप जो वैल्यूज हैं उन्हीं के हिसाब से वैल्यू आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो डार्ट के अंदर ये अच्छी चीज ये है, या यूं कह लें आपके इसको अगर मैं बूलियन के बजाय कोई और डेटा टाइप रख दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख दूं, तो आप इसकी रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 1 भेजूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? नियॉन रिटर्न कर रहा है। और डेटा टाइप में मैंने क्या लिखा हुआ है पीछे? स्ट्रिंग लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग ना भी लिखूं, अब देखिए ये चीज थोड़ा डिफरेंट हो गई, किससे? जावा से। मैंने रिटर्न टाइप लिखी ही नहीं है। जब मैंने रिटर्न टाइप लिखी नहीं तो जावा में तो एरर आ जाएगा, लेकिन डार्ट के अंदर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी ये वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। बात समझ में आ रही है? ये खुद ही कह रहा है ठीक है यार, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, जरूरी है लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है। सही है, स्ट्रिंग ही है, जो रिटर्न हो रही है वही डेटा टाइप है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा आप चाहें तो डार्ट के अंदर जो मेथड है आपका, वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट यहां से हटा दें और यहां पे आप लगा दें लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये रिटर्न भी यहां से हटा दें। एक ही बात है, अभी भी ये वही काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें अभी भी ये इज नोबल का ही फंक्शन है। आप जब इस कोड को रन करेंगे तो इसका वही सेम आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हाँ डार्ट में ज्यादातर आपको इस तरह मिलेगा। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली वही को इस ये एक्चुअली जावा में हम इसको इस तरह बनाते हैं, यानी जावा का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का है कि आप ऐसे लिखते हैं, फिर उसके अंदर आपका जो पैरामीटर है वो पास होता है। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, फिर आप यहां पे रिटर्न लिखते हैं और रिटर्न के आगे ये आपका पूरा ये सिंटैक्स आता है। सेमीकोलन आएगा। ये काम जो है वो आप डार्ट में इसके देखें, मैं कमेंट कर रहा हूं इस कोड को, तो ये काम आप डार्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काम वही हो रहा है, बस सिर्फ ये कि थोड़ा सा जो है ना, आप मैंने समझाया क्या था आपको, सुस्त लोगों की लैंग्वेज है ये। डेवलपर सुस्त होते जा रहे हैं ना, तो इन्होंने क्या किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सुस्ती वाली चीजें इसके अंदर रख दी। अच्छा फिर ये मैंने अभी आपको बता दिया, नेम्ड पैरामीटर पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें तो वो क्या हो जाते हैं, फिर वो नेम्ड पैरामीटर हो जाते हैं, और इक्वल्स टू लगा दें तो वो क्या हो जाते हैं जनाब, वो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है। पास करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। अलबत्ता ये कि अगर आपने रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दिया तो वो मस्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू देना मस्ट हो जाती है, लाजमी वैल्यू है। अगर रिक्वायर्ड मैंने किसी के साथ इस तरह लगा दी, ये सारे डार्ट के फीचर्स हैं, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना इसको, है जी? ये समझ में आ रहा है रिक्वायर्ड क्या करेगा? नहीं? अच्छा भाई, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने रखा प्रिंट या चलें प्रिंट ही कर देते हैं, प्रिंट प्रोडक्ट। जी बोले।
मल्टी लाइन अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आप ये सिंटेक्स इस्तेमाल ना करें, फिर आप वही सिंटेक्स इस्तेमाल करें जो पुराना सिंटेक्स है। आप जितनी लंबी लाइन चाहें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सिंटेक्स जो है ना वो हम ऐसे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी एक ही लाइन होती है। देखें, इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब एक दो लाइनें रिटर्न हो रही होती हैं। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं हमारी कोड के अंदर जिसमें एक या दो या कोई कंडीशन लगी होती है, तो उसके लिए पूरे पूरे पैरामीटर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बजाय आप सिंपली ये काम कर लेते हैं। मैं आता हूं अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। मैं जरा बता ही रहा था आपको कि प्रिंट प्रोडक्ट है ना, तो क्या बता रहा था मैं यार, रिक्वायर्ड। ओके, तो आप प्रिंट प्रोडक्ट के अंदर हमने किया ये कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया, और इस वेरिएबल के अंदर हमने किया ये कि आई को मल्टीप्लाई किया जे से और प्रिंट करवा दिया हमने प्रोडक्ट को। तो ये फंक्शन क्या करेगा भाई, ये सिंपली आप इसके अंदर दो वैल्यू भिजवाएंगे, सपोज 23 और 34 आपने इसमें भिजवा दिया, तो ये क्या करेगा, प्रिंट प्रोडक्ट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट को प्रिंट भी कर देगा। सही है ना। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं जनाब, ये इसने 782 रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब यहां पे जाहिर सी बात है, मैं अगर कोई वैल्यू नहीं देता, सही है, जैसे 23 नहीं देता तो एरर आ जाएगा। सही है ना। लेकिन अगर मैं ये करूं कि ये जो वेरिएबल है आई, इसमें मैं कोई वैल्यू फिक्स कर दूं, तो आप देखें ये एरर दे रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है भाई ये क्या कर रहे हो, तुम उल्टी सीधे काम ना करो, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो ये सिर्फ नेम्ड पैरामीटर के लिए हो सकता है। तो आप क्या करें, फिर नेम्ड पैरामीटर डिफाइन करें। अब ये कह रहा है कि हाँ जी ये एरर यहाँ पे नहीं आ रहा, अब यहाँ एरर आ रहा है। तो अब यहाँ एरर इसलिए आ रहा है कि आपने नेम्ड पैरामीटर बता दिए, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये आई के अंदर 34 है या जे के अंदर 34 है। तो अब जे में 34 बताने के लिए कॉलन बताना पड़ेगा। तो अब जे में क्या चला गया, 34, आई में कुछ भेजा नहीं मैंने, तो आई में क्या रहेगा, 10 रहेगा। बेटा तुम लोग आपस में बात करना है ना तो घर जाके कर लेना, सही है। मेरी सुन लो, मेरी वैसी कोई नहीं सुनता यार, क्लास में बच्चे भी नहीं सुनेंगे तो हट जाएगी मेरी। तो ये क्या हो रहा है भाई, आई में क्या पास हो रहा है, जबकि जे में 34 हो रहा है। सही है। इस तरीके से मैं मल्टीपल पैरामीटर्स बना सकता हूं। जैसे मैं एक पैरामीटर और बना लूं, वेरिएबल के, और यहां पे आई मल्टीप्लाई बाय जे मल्टीप्लाई बाय के कर रहा हूं। तो अब के में तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दी नहीं, जब मैं कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, क्या भाई के की वैल्यू उसको मिल ही नहीं रही, नल पास हो रहा है उसमें। बात समझ में आ रही है। तो नेम्ड पैरामीटर के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, नेम्ड पैरामीटर, ठीक है। अब मैंने यहां पे कोई वैल्यू दे दी, तो आप बाय डिफॉल्ट के की क्या वैल्यू हो गई, 12 हो गई। तो अगर आप मिसाल के तौर पे सिर्फ जे की वैल्यू दे रहे हैं तो आई में 10 है और के में 12 है। लेकिन अगर मैंने यहां पर करा ये कि ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं उसकी टाइप डिफाइन करने से पहले ऐसे मैंने रिक्वायर्ड का कीवर्ड लिख दिया, तो अब के की वैल्यू देना भाई क्या हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। और नॉर्मली फिर वो हम नेम्ड पैरामीटर नहीं रखते। अभी तक मैंने गलत डिफाइन किया, शुरू से नहीं आए ना, आप लेट आए थे। देखें, अगर वेरिएबल आई इक्वल्स टू 10 है, वेरिएबल आई है और वेरिएबल जे है, एक तो बेटा तुम लोग टाइम पे आया करो, वैसे ही टाइम कम है हमारे पास।
अब मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर, या चुप हो जाओ ना, अगर मैं यहाँ पे 3 भिजवा रहा हूं और यहाँ 4 भिजवा रहा हूं, तो 3 कहां जाएगा और 4 जे में जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 12 वैल्यू आएगी। ये 12 प्रिंट हो रहा है, सही है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूं कि ये 33 जो कि आई में जा रहा है और 44 जो कि जे में जा रहा है, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज को आगे पीछे कर दूं, यहां 44 लिख दूं और यहां 33 लिख दूं, तो क्या 44 जे में जाएगा? अब 44 कहां जाएगा? आई में जाएगा। मैं चाह रहा हूं 44 जे में जाए, तो उसके लिए मुझे दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी जब 44 जे में जाएगा। लेकिन अगर मैं नेम्ड कर दूं इनको, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के नेम्ड पैरामीटर कर दिया, तो अब आप ये कर सकते हैं कि जे कॉलन करके 44 भिजवा दें और आई कॉलन करके 33 भिजवा दें। ये बात मैंने बताई थी 6:10 पे। 6:10 पे जो बैठे थे उनको समझ में आ गई। अब जो 6:40 पे आके बैठे हैं उनकी समझ में थोड़ी आएगी। ठीक है, अब समझ में आया भाई? तो नेम पैरामीटर इस तरीके से वैल्यू, फिर अब लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते। अब आप ऐसे नहीं भेज सकते। अब आपको कैसे भिजवाना पड़ेगा? बकायदा बताना पड़ेगा कि ये कौन से पैरामीटर में जा रहा है। अब वेरिएबल नेम लिखना मस्ट हो जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसमें डिफॉल्ट का होता है कि अगर आपने डिफॉल्ट लिख दिया तो डिफॉल्ट उसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, अभी चले यहाँ नमाज का ब्रेक कर लें, फिर नमाज के बाद थोड़ा फ्लटर रिलेटेड चीजें हमें देखनी। सही है।